हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई साहब, भाई गाला पेपर 5 और आखिरकार साइंस के सारे पेपर्स हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के साथ। सेक्शन डी जो लास्ट गाला पेपर 5 का बाकी था वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब सिर्फ मैथ्स के बेसिक का पेपर नंबर 5, स्टैंडर्ड का पेपर नंबर 4 और 5 बाकी है। वो भी मोस्ट प्रोबब्ली सैटरडे संडे है कल, तो कंप्लीट कर देंगे ताकि आप लोग का गाला सॉल्यूशन हो जाए कंप्लीट। फिर उसके बाद हमारा जो लाइव सेशंस हैं, वन शॉट रिविजन्स हैं, स्पेशली मैथ्स के वन शॉट रिवीजन हर चैप्टर की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कंप्लीट करें 15 डेज के अंदर, ताकि आपको एग्जाम से पहले सारे के सारे चैप्टर्स भी कवर हो जाए। और फिर हम लोग मेंटी मैराथन तो कर ही रहे हैं ताकि ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आपकी क्लियर होती रहे। सो टिल देन टेक केयर, फटाफट चलते हैं हम लोग हमारे गाला पेपर 5 की साइंस की तरफ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पसंद आता है, आपको समझ में आता है, बस जस्ट कमेंट कर दीजिए। नहीं आता है तो भी कमेंट कीजिए कि क्या कर नहीं आता है, क्या तकलीफ है, क्या करना है। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन, state the preparation of bleaching powder with the chemical equation, write its uses। स्टेट द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद केमिकल इक्वेशन। देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 इज द ब्लीचिंग पाउडर। इसका प्रिपरेशन करना है तो प्रिपरेशन के लिए क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद Cl2 क्लोरीन गैसेस उसके थ्रू पास होता है, तब CaOCl2 प्लस H2O बनता है। दिस इज हाउ इट प्रिपेयर। उसके यूजेस, ब्लीचिंग पाउडर भाई आप पता है घर पे कपड़े उपड़े धोने के लिए काम आता होगा, बहुत सारे एक्चुअली क्लीनिंग एजेंट्स के तौर पे काम आता है, बहुत सारी चीजों में काम आता है। सो यू कैन प्रेडिक्ट दैट थिंग। So first, bleaching powder is a pale yellowish powder existing with a strong smell of chlorine. It is soluble in water, but due to the presence of impurities, we never observe a clear solution. Its chemical formula is CaOCl2 with its chemical name calcium hypochlorite. भाई कैल्शियम CaCl2 को ब्लीचिंग पाउडर तो कहते ही है, उसका नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड उसका नेम है। ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर, उसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैग लाइन। क्लोरीन गैस को ड्राई स्लैग लाइन, दैट इज रिएक्शन इज CaOH ट्वाइस, जो मैंने आपको पहले बताया था, प्लस क्लोरीन गैस गिव्स CaOCl2 प्लस H2O। When ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस क्लोरीन गैस। मतलब एक तरह से ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, दैट इज CaOCl2 प्लस H2SO4 गिव्स CaSO4 प्लस Cl2 प्लस H2O। दो रिएक्शंस हमारे हैं जिसके फिर इट्स यूजेस, टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। पानी जो पीते हैं उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, बैक्टीरिया वगैरह से बचाने के लिए। देन इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म। भाई बेहोश हो जाओगे, ऐसे भी हम लोग पढ़ पढ़ के थक चुके हैं। एक ब्लीचिंग पाउडर आखिरकार बेहोशी कर देगा। सो मींस इट इज यूज टू फॉर्म क्लोरोफॉर्म। एक्चुअली आपको पता है बहुत सारे मेडिकल फील्ड में यूज होता है, जब ऑपरेशन वगैरह कुछ भी है तब भी क्लोरोफॉर्म का डोज यूज किया जाता है, सो दैट दर्द के बिना बेचारे जो भी पेशेंट्स है उनका इलाज किया जा सके। सो दिस इज व्हाट यू कैन राइट इन ऑल केमिकल रिएक्शन यूजेस एंड ऑल। नेक्स्ट, हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिटरमाइंड। भाई एसिड और बेस का देखो, सपोज एसिड की अगर मैं बात करूं तो एसिड में H प्लस आयन होता है। अगर बेस की बात करूं तो OH माइनस आयन होता है। अगर H प्लस आयन सबसे ज्यादा आयोनाइज हो रहा है, सारे के सारे वो बोल सकते हैं ना डिसोसिएट हो रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो एसिड ज्यादा स्ट्रांग है। और बेस के अंदर अगर OH आयंस किसी भी सॉल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएट हो रहे हैं, देन इट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस। ये डिटरमिनेशन का है, बट प्रॉपर वे में हम लोग लिख सकते हैं ऑल एसिड एंड बेस डू नॉट आयोनाइज और डिसोसिएट टू द सेम एक्सटेंट। This leads to the statement that acid and base are not all equal strength in producing H plus or OH minus ion in solution. The acid and base dissociation constant is the measure of strength of the acid and base। जैसे कि मैंने बोला, जो कम डिसोसिएट करता है वो वीक एसिड हो जाएगा, जो सारे के सारे डिसोसिएट कर देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। उसी तरह से बेस के बारे में भी बात करते हैं।
The higher the dissociation constant, the stronger acid or base. Since electrolytes are created as an ions are freed into solution, there is a relationship the strength between the strength of an acid, a base and a electrolyte is produced. मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो है आयंस की वजह से ही बनता है. सो बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो वी कैन से कि भाई स्ट्रेंथ एसिड और बेस का कितना स्ट्रांग है. Strong acid and strong base make strong electrolyte. Acid and base are measured using pH scale. But obvious pH scale के बेस पे पता चलता है कि कितना strong acid है कितना base है. But वो depend किस पे करता है? H plus और OH minus ions पे. Acids are those which transfer minus H plus ion, or bases are those which transfer OH minus ion. Explanation: higher the dissociation constant, stronger will be the acid and base. Stronger acid and strong base form strong electrolyte. The nature of electrolytes will be as strong acid plus strong base neutral, strong acid plus weak base slightly acidic, weak acid plus strong base slightly basic, weak acid plus weak base slightly acidic, slightly basic, neutral. The strength of the acid and base is determined on the basis of ions it is generating and the pH. Is it clear? ये आपको मेन चीज है H प्लस और OH माइनस आयन, उसके बेस पे आप सब कुछ फंडा लिख सकते हैं. Acid and base are purely measured on the basis of pH scale. Explain the classification of hydrocarbon compounds based on their structure. भाई स्ट्रक्चर के बेस पे सबसे पहले तो आपको आ जाता है अनसेचुरेटेड. सेचुरेटेड दो तरह के हाइड्रोकार्बन है. सेचुरेटेड में आपके अल्केन्स आ जाते हैं, ठीक है, और अनसेचुरेटेड में अल्कीन अल्काइंस आ जाते हैं. अल्कीन, सॉरी दिस इज अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है. अल्कीन एंड अल्काइन आर दिस. सो हियर simplest organic compounds, hydrocarbons are majorly studied in organic chemistry, and it is an organic compound that bears only hydrogen and carbon atoms. Obviously बात है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन एटम से बने हुए होंगे. Those hydrocarbons from where one hydrogen atom is removed are called hydrocarbons, and these represent the functional group. मतलब अगर हाइड्रोजन निकाल कर कुछ और ऐड कर दे तो फंक्शनल ग्रुप की चेन्स बन जाते हैं. हाइड्रोकार्बन्स आर यूजुअली कलरलेस, हाइड्रोफोबिक एंड हैव ओनली वीक ऑर्डर. वीक ऑर्डर्स होते हैं, मतलब स्मेल इतनी स्ट्रांग नहीं होती. Types of hydrocarbons: beside alcohols, aldehydes and carboxylic acid, hydrocarbons are the organic compounds which are simplest and can be divided into following types. Saturated hydrocarbons: a saturated hydrocarbons compound contains only CC single bonds and all the carbons are fully used in this. It is less reactive. Alkanes are the saturated hydrocarbons. Then alkanes, these have only single bonds, that is n equals to 1. Only one carbon atom, methane CH4 is the example of alkane. N equals to 2, 4 covalent bonds are formed for each carbon and C2H6 is the form. Ethane, propane, butane and all respectively. And the general formula, भाई alkane का general formula होता है CnH2n plus 2. This is the general formula for alkane, saturated hydrocarbon. Then unsaturated. Number of carbon atoms derive the names of organic compound where one carbon atom presence refers to meth, 2 eth, 3 prop, मतलब मीथेन. भाई एक है तो मीथेन, 2 है तो इथेन, प्रोपेन, इस तरह से होता है. 4 ब्यूटेन, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 नोनेन, 10 carbon atoms presence means decane. Clear? This way it is represented. Then there is unsaturated hydrocarbons. भाई सारी डिटेल्स आपको पता है. सब लोग को मैं एक ही चीज बता, सब लोग बोलते सर आप बहुत बड़े बड़े आंसर्स बता रहे हो. देखो आंसर्स बड़ा बताने का रीजन है कि आप ज्यादा से ज्यादा माइंड में फिट करो, और जितना फिट है उसमें से एटलीस्ट 50% उतारो. 50 to 60% it is good. Here at least 2 carbon atoms are connected by a double bond or a triple bond. Unsaturated hydrocarbons are more reactive because double and triple bonds can be broken easily and something can be added on it. Alkenes and alkynes are the types of unsaturated hydrocarbons. Then alkenes की अगर बात करें तो उसका जनरल फॉर्मूला आपका पता है CnH2n. अल्काइन की बात करें तो जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2n minus 2. Here it is. These compounds have double bonds. When n equals to 1 we do not have a valid alkene. alkene नहीं हो सकता क्योंकि डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में होना चाहिए, पर एक ही कार्बन है यहाँ पे. When n equals to 2 तो C2H4 ethene it is formed. N equals to 3 C3H6 that is propene.
इट इज फॉर्म द जनरल फॉर्मूला इज CnH2n, CnH2n जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं. देन अल्काइन, जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइन इज, मैंने बताया अभी राइट नाउ, CnH2n -2 is the alkyne. There are also unsaturated hydrocarbon having triple bonds. N equals to 1 by no alkyne, N equals to 2 तो इथाइन, N equals to 3 तो प्रोपाइन. सारे जनरल फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिए, बट मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि आगे सब कुछ कर सकते हैं. देन साइक्लिक और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं इसमें, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में वो भी हमें लिखना पड़ेगा. बिसाइड ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड्स, alkanes, alkenes and alkynes as discussed above, there exists a hydrocarbon that have at least one or aromatic ring and these are known as aromatic hydrocarbons. सर्कल जैसे बेंजीन है, हेक्सेन है, ये सब उसके अंदर आ जाते हैं. Draw a neat level diagram of human digestive system and give explanation of the digestive organs in brief. देखो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा एक्सप्लेन करना है, आप चाहो जितना एक्सप्लेन करो, बट डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है मींस 4 मार्क्स में. आप सोच लो किस लेवल पर हो सकता है. डायग्राम बनाकर करना इट्स टू टफ, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको बोला है तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबके बारे में मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो के अंदर, बट आपको डिटेल में जाना है. सबसे बेसिक देखें तो माउथ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे खाना पहुंचते ही सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, वो स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है. सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, क्लियर, वो उसको टोटली एकदम सॉफ्ट बाउल बना देता है. टंग उसको करता है, फिर वो जाता है ईसोफेगस या ओएसोफेगस जो भी आप बोलते हैं, फूड पाइप, दैट इज फूड पाइप से जो जाता है स्टमक में. ठीक है, स्टमक में HCl, पेप्सिन और म्यूकस. म्यूकस HCl से अपने स्टमक के वॉल्स को बचाता है. म्यूकस जो HCl जो है पेप्सिन को एक्टिवेट करता है. पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. बहुत सारी चीजें, बट मैं शॉर्ट स्वीट बता रहा हूं. वहां से वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भाई पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस और लीवर से बाइल जूस आ जाता है, जो एसिडिक जो फूड है उसको एल्कलाइन मींस बेसिक बना देता है, ताकि वो इजीली वहां पे ट्रिप्सिन, जो पैंक्रियाटिक जूस है उसमें ट्रिप्सिन होता है, लिपेस होता है, वो सारे जो एंजाइम्स है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लिपेस फैट को डाइजेस्ट करता है, और इंटेस्टाइनल जूसेस भी होते हैं जो प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो है, फैट्स वगैरह जो लिपिड्स वगैरह उसको फैट्स में कन्वर्ट करते हैं इस तरह से, और कार्बोहाइड्रेट सबको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके रख देते हैं सो दैट इट कैन बी इजीली डन. देन लास्टली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, तो सारा का सारा एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, फिर वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, पानी एब्जॉर्ब होके बाहर. दिस इज हाउ, मैं ओवरव्यू ज्यादा बड़ा नहीं दे रहा बट स्मॉल यू कैन गो. तो देखो digestive system in human being, the alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to anus. Obvious, mouth digestion of food starts from mouth. First of all, food is crushed by teeth and then it is weighted by the fluid called saliva secreted from salivary gland and make it soft. It breaks down the starch, which is complex molecules, into simple sugar by using enzyme salivary amylase. ठीक है, वो मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में मेंशन कर दिया है. Tongues move the food all around. फिर उसके बाद आ जाता है ईसोफेगस, दैट इज अ फूड पाइप. So it is necessary to move the food in a regulated manner. Alimentary canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe, esophagus. आई होप थोड़ा फास्ट जा रहा होगा, मुझे लग रहा है फास्ट है, आई नो दैट इज फास्ट. आप क्या करो, प्लेबैक स्पीड को थोड़ी स्लो कर दो ताकि आप आराम से उसको पढ़ सको, समझ सको. राइट नाउ मैं बस जैसे कि डिमांड थी मैं फटाफट आपको अपलोड कर रहा हूं, बट देन टू यू कैन गो स्लो एंड स्मूथली. स्टमक, इट इज मस्कुलर बेग. बहुत पता है मस्कुलर बेग है जिसके अंदर बहुत सारे, मैंने ऑलरेडी बता दिए, विच एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर्स इन इट. मस्कुलर वॉल्स हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद डाइजेस्टिव जूस. डाइजेस्टिव जूस के अंदर आ जाता है भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस. भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, मेक्स द फूड एसिडिक व्हिच एनेबल्स और एक्टिवेट्स द पेप्सिन एंजाइम. वो एक्टिवेट करता है. म्यूकस जो पेप्सिन एंजाइम में डाइजेस्ट द प्रोटीन, और म्यूकस जो है स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, एसिड से. द एग्जिस्ट ऑफ फूड ऑफ स्टमक इज कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर मसल्स. ये हो गया हमारा स्टमक के बारे में. देन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. बहुत सबसे बड़ा कैनाल. इट इज फिटेड इन द कॉम्पैक्ट स्पेस ड्यू टू कोइलिंग. भाई देखो चक्कर बक्कर चक्कर मतलब घुमा घुमा के अंदर फिट कर देते भाई.
सबसे लंबा है वैसे, नियरली अबाउट 6 to 7 मीटर्स के आसपास रहता है, बट घुमा घुमा के फिट कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ लार्ज मिस लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जेस्ट इन हर्बीवरस, क्योंकि उनको सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है और सेलुलोज डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो सबसे लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन हार्बीवरस के अंदर होते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, भाई कंप्लीट डाइजेशन होता है उसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा। द बाइल जूस फ्रॉम द लीवर मेक्स द फूड अल्कालाइन एंड पैंक्रेटिक एंजाइम्स टू एक्ट। Fats are in the form of large globules, which makes it difficult for enzymes to act on them. Bile salts breaks them down into smaller globules, मतलब छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है एंजाइम्स एक्शन की वजह से। सो इट गोज ऑन। फिर द पैंक्रियाटिक सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस व्हिच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, लीपेज फॉर डाइजेस्टिंग स्मॉल इमल्सिफाइड फैट्स, भाई फैट्स को इमल्सिफाइड डाइजेस्ट करने के लिए। The walls of small intestine contains glands which secretes intestinal juice। भाई स्मॉल इंटेस्टाइनल है तो उसके खुद के भी तो जूसेस होंगे, भाई हमारे नारंगी, संतरा, मौसम्बी वाले जूसेस नहीं, सारी तीनों चीज एक ही है, बट it has specific juices to work out for the digestion system. The enzyme present in it finally convert proteins to amino acids, complex carbohydrates into glucose, and fats into fatty acids and glycerol. The inner lining of small intestine is numerous finger-like projection called villi, which absorbs all the food and waste is sent in the large intestine. Large intestine में भेज दिया जाता है और large intestine में खाली unabsorbed water को करता है और फिर हमने exit कर देता है sphincter muscle के through। ज़्यादा डिटेल में नहीं, but it goes on. Explain the breakdown of glucose by various pathways. भाई ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है, तो ये फिगर आपने टेक्स्ट बुक में देखा ही होगा, कंपलसरी देखा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू माइट हैव सीन। तो आपको पता है कि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। आई होप यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, नहीं सुना है तो मान लो कि ग्लाइकोलाइसिस ये प्रोसेस है। अब ये जो ब्रेकडाउन है वो 3 डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है दैट इज फर्मेंटेशन। अगर आप बात करो इन यीस्ट, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है 2 कार्बन मॉलिक्यूल, जब अगर वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो यीस्ट के अंदर। अगर लेक ऑफ ऑक्सीजन के साथ हो रहा है तो वो मसल सेल्स के अंदर क्रैम्स आ जाते हैं आपको, मसल्स के अंदर वो लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी बनाता है, तो क्रैम्स वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नस चढ़ गई या जो भी वॉट एवर इट इज वन टाइप ऑफ क्रैम्स ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस और वो हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, देन इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, जो हमें एटीपी मॉलिक्यूल्स में फॉर्म में मिलता है और हम जब जरूरत होती है तब यूज करते हैं। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, द फूड मटेरियल इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide, water. Some other uses pathways do not involve oxygens. In all the cases, first step is break down glucose, a 6 कार्बन molecule, into 3 कार्बन molecule called pyruvate. This process takes place in cytoplasm and it is called as, ये statement लिखा है different ways, ठीक है, it is known as, it is called glycolysis, glycolysis, इसका नाम भी याद रखना जरूरी है, क्लियर। डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज ब्रेकडाउन, द फॉलोइंग आर द वेरियस ब्रेकडाउन मेथड। एरोबिक रेस्पिरेशन, इन एरोबिक रेस्पिरेशन द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन to give rise to 3 molecules of carbon dioxide and water. The release of energy in aerobic respiration is much more than anaerobic. ऑब्वियस सी बात है, एरोबिक में ऑक्सीजन यूज कर रहे तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होंगे। सेकेंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। The anaerobic respiration process takes place in absence of oxygen. For example, yeast during fermentation. In this process, pyruvate is converted into ethanol and carbon dioxide. And last is lack of oxygen, जो muscles के अंदर होता है। At times when there is lack of oxygen in our body, mainly during vigorous activity, अचानक से कुछ भी काम कर रहे हैं, स्पीड में कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, in our muscles, pyruvate is converted into lactic acid, which is 3 कार्बन molecule compound. The formation of lactic acid causes cramps. लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे अंदर क्रैम्स आ जाते हैं, भाई एकदम से अलग से अजीब सा लगना, नस चढ़ जाना, कुछ भी। दैट इज व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्टेट द फिनोमेना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपने भाई देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आपने सुना है भाई,
स्टार स्प्रिंकलिंग अपरेंट पोजीशन और ओरिजिनल पोजीशन कहीं कुछ और होती है, दैट इज स्प्रिंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, अर्ली सनसेट अर्ली सनराइज हो गया। क्योंकि क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स है, आपको पता है। अब सन से लाइट आते आते या स्टार से लाइट आते आते हमारे तक पहुंचने में कितनी बार बैंड होती होगी, और उसकी वजह से जो ओरिजिनल पोजीशन है स्टार की या जिस भी पर्टिकुलर चीज की, वो हमें नहीं दिखाई देती। So it is atmospheric refraction. The refraction of light by the Earth's atmosphere is known as atmospheric refraction. Atmospheric refraction is caused by the bending of light rays when they pass through the layers of the Earth's atmosphere, which are of different optical densities. ठीक है, अलग अलग डेंसिटीज की वजह से वो बैंड होती रहती है और वो हमें अलग अलग पोजीशन। The molecules of different gases and dust particles have different optical densities. The light coming from star undergoes atmospheric refraction due to varying optical densities of air at various altitudes. When an object transmits light rays in the atmosphere, this light rays passes through the atmosphere having different air layers of different densities and get refracted by the atmosphere. वो atmosphere की वजह से refraction होते जाता है towards the normal, away from the normal, that way. So different phenomena are there caused due to this. Twinkling of stars. Stars twinkle on account of atmospheric refraction. Starlight undergoes refraction many times before reaching the earth. Obviously बात है भाई, हवा चलती जा रही है तो continuously बहुत बार atmospheric refraction होता है. It occurs because there is a gradual increase in the refractive index from the atmosphere to the earth surface. धीमे धीमे refractive index बढ़ते जाता है, क्योंकि धीमे धीमे जो है डेंसर मीडियम में आप एंट्री लेते जा रहे हो, रेयर से डेंसर मीडियम में, so that it goes on. Sunrise and delayed sunset. The sun appears to rise 2 minutes earlier and sunset 2 minutes later due to atmospheric refraction. तो ये डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के अंदर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड अर्ली सनसेट, सनराइज एंड अर्ली सनसेट। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो समझना जरूरी है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर? अर्थ वायर आपके घर पे भी अर्थिंग वगैरह हम लोग जो बोलते हैं अर्थ वायर है, इट इज नेसेसरी। जो अर्थ वायर क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा लीकेज करंट है आपकी सर्किट से बह रहा है या कुछ भी सडन चेंजेस आ जाता है, उसको डायरेक्टली आपके जो फाउंडेशन होता है ना, आपने देखा नहीं देखा आई डोंट नो, बट फाउंडेशन, अर्थ के फाउंडेशन में एक बड़ी सी मेटेलिक प्लेट लगाई जाती है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा वायर या एक्स्ट्रा करंट, जैसे कि हम लोग ने देखा होगा लाइटनिंग के टाइम, यानी जो बारिश वगैरह गिरती है उसके लिए आजकल बिल्डिंग्स पे एक एंटीना जैसा या कुछ लगाया जाता है ताकि लाइटनिंग गिरे और डायरेक्ट जमीन में चला जाए, तो दैट इज अर्थ वायर। वो अर्थ वायर क्या करता है, आपको शॉक लगने से, बारिश के टाइम पे बहुत सारे गेजेस से शॉक लगता है, अगर अर्थिंग प्रॉपर है तो शॉक नहीं लगेगा। तो वो करना जरूरी इसलिए ताकि अपने अप्लायंसेस बच सके, वो डैमेज होने से बचे। सो दिस इज हाउ the metallic body of electric appliances is connected to the earth using earth wire, so that any leakage of electric current is transferred to the ground. This prevents any electric shock to the user. कोई भी user है उसको electric shock नहीं लगेगा। Reason: the metallic body is connected to earth wire, which provides a low resistance conducting path for the current. Thus, it ensures that any leakage of the current to the appliances metallic body keeps its potential to that of the earth, and the user may not get a severe shock. मतलब अगर अर्थिंग किया हुआ है तो वो जो अर्थिंग आया तो हमारा जो है लेवल एक बैलेंस लेवल, अर्थ लेवल के साथ, पोटेंशियल के साथ बना हुआ रहता है ताकि हमें शॉक ना लगे। Grounding wire serves an alternate path for the current to flow back to the source rather than go through anyone touching a dangerous appliances or electrical box. तो वायर को ग्राउंड कर दिया जाए या अर्थिंग किया जाए तो वो क्या करता है, जो भी अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, और वो हमें शॉक लगने की वजह बजाय वो वापस करंट फ्लो बैक हो जाता है, दैट इज इट डज नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। Some appliances such as vacuum cleaner and electric drills do not have an earth wire. The ground is an attractive place for electricity to flow because it is positively charged. Obviously आपने सुना है कि positively charged particle की तरफ current flow होगा ही होगा, electrons flow होते हैं, so that's why it is taken as current. Discuss the main features of the domestic wiring system with the help of schematic diagram of one of the common domestic circuits. आपको डोमेस्टिक सर्किट्स बता दूं, देखो अर्थ वायर ये रहा, ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, रेड कलर इज द लाइव वायर, ब्लू ब्लैक कलर इज द न्यूट्रल वायर। ये आपकी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसको आपको पहले बनाना होगा, फिर इसके बारे में डिटेल्स। इन आवर होम्स वी रिसीव्स सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई, आइदर थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स और बाय अंडरग्राउंड केबल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको तीन वायर्स है जो आपके ओवरहेड केबल्स कैसे भी करके पहुंच जाता है यहाँ पे
डीपी आपने देखी होगी, डीपी से आपके इलेक्ट्रिक मीटर में आता है, इलेक्ट्रिक मीटर से आपके जो भी स्विचेस वगैरह है, बोर्ड्स वगैरह है वहां पे, और फिर यहाँ पे सप्लाई होता है. सो दिस गोज ऑन. Then one of the wires with red insulation cover is called live wire or positive. Another wire with black insulation is called neutral wire or negative. In our country, the potential difference between the two is 220 watt. Obviously, हमारे कंट्री में 220 वोल्ट का झटका देते हैं, झटका नहीं देते बट सप्लाई देते हैं. Two separate circuits are used, one with 15 ampere current rating or appliances with higher power rating such as geyser, AC, etc. The other circuit is 5 ampere current rating for the bulbs. ये दो अलग अलग इसलिए यूज करना जरूरी है ताकि हमारी जो अलग अलग जितना जो अप्लायंसेस है जिनको ज्यादा पावर रेटिंग की जरूरत है वो अलग वायर्स पे चलते रहे, ताकि हमारी दूसरी डैमेज दूसरी सर्किट को डैमेज ना पहुंचे. क्योंकि 5 एम्पियर का अगर लगा रहे हो, उसकी पावर क्षमता, खींचने की क्षमता ज्यादा है, तो वो जो 5 एम्पियर वाले सारे वायरिंग वगैरह है वो सब चल जाएगी, which will cause a loss. वो ध्यान रखना जरूरी है. The earth wire has insulation of green color, is usually connected to metal plate deep in the earth near the house. This is used as safety measures, especially for appliances that have metallic body, for example, electric press, toaster, table fan, refrigerator, etc. The metallic body is connected to the earth wire, which provides a low resistance conducting path for the current. भाई मेटेलिक बॉडी को डायरेक्टली वायर कनेक्ट करके ग्राउंड में ले जाते ताकि कोई तकलीफ ना हो. Thus, it ensures that any leakage of current to metallic body of the appliances keeps its potential to of that of the earth, and thus user may not get severe electric shock. उसको करंट ना लगे. So this is how it goes on. तो आखिरकार हमारा भाई सेक्शन डी ऑफ पेपर 5 कंप्लीट हो चुका है. आपका साइंस के सारे पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं. खाली मैथ्स के अब 3 पेपर्स बाकी, आई थिंक सो. बेसिक का 5 पेपर, मैथ स्टैंडर्ड का 4th एंड 5th. कोशिश पूरी है कि वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर दें. लाइव सेशंस और ज्यादा बढ़ाएं. दोपहर में और शाम को 2 लाइव सेशंस में. शाम को हम लोग मेंटी मैराथन करते ही है, दोपहर में इवनिंग में मतलब 4 to 6 में वन शॉट रिविजन कर लेंगे ताकि आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.